हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्क एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स मार्च थर्ड वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। ओके, हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स, न्यू यूके पॉलिसी ऑन रेफ्यूजीज। उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकते हो कि अभी रिसेंटली यूके गवर्नमेंट के द्वारा रेफ्यूजीज़ के लिए एक नई पॉलिसी बनाई गई है, राइट। उस क्या है उस पॉलिसी के अंदर, क्यों बनाई गई है, ये बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि यूके एक्चुअली यूएन कन्वेंशन ऑन स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज़, ये कन्वेंशन का सिग्नेटरी है। यूके गवर्नमेंट ने यूएन का एक कन्वेंशन साइन करके रखा है कि अगर कोई रेफ्यूजी उसके खुद के देश के अंदर उसको कोई थ्रेट लग रहा है और वो माइग्रेंट हो रहा है और वो अगर आपके देश के अंदर वो आसरा लेने के लिए आ रहा है तो आप उसको जगह दोगे। जो भी कंट्रीज़ ने इस कन्वेंशन को साइन किया है वो कंट्रीज़ को रेफ्यूजीज़ को संभालना पड़ेगा, राइट। क्योंकि वो रेफ्यूजी क्या होते हैं कि ऐसे पर्सन कि जिनको अपने देश में से या तो निकाला गया है या तो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो वो लोग अपने देश में से निकल के किसी और देश के अंदर जा रहे हैं, राइट, जहाँ पे उनको सेफ्टी महसूस होता है, राइट। तो ऐसे पर्सन को आपको संभालना पड़ेगा, ऐसे पर्सन्स को आपको रखना पड़ेगा अगर आप इस कन्वेंशन के सिग्नेटरी हो तो, राइट। तो यूके ने यूएन कन्वेंशन ऑन द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजी ये कन्वेंशन साइन किया है, राइट। और ये कन्वेंशन कब हुआ था? 1951 के अंदर। ओके, उसके अलावा यूके गवर्नमेंट ने एक और कन्वेंशन को साइन करके रखा है, यूके कन्वेंशन ऑन द स्टेटस ऑफ कंसिक्वेंसीज। ये जो कन्वेंशन है ना वो स्पेशली यूरोपियन कन्वेंशन ऑन द ह्यूमन राइट्स, यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा इस कन्वेंशन के ऊपर एग्रीमेंट का किया गया है, इस कन्वेंशन के ऊपर साइन किया गया है। और यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा क्या बोला गया है कि जो भी रेफ्यूजी हमारे पास आएंगे हम उनको जगह देंगे अपने देश में, बराबर ना, राइट। तो यूके इज़ अ सिग्नेटरी ऑफ द बोथ द कन्वेंशन, राइट। यूके ने दोनों कन्वेंशन को साइन करके रखा है। तो इसका मतलब क्या, अगर यूके के अंदर कोई रेफ्यूजी आ रहा है तो यूके को उसको जगह देनी पड़ेगी, राइट। लेकिन अभी ये रिसेंट न्यूज़ में क्यों है कि यूके गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी बनाई है और इस नई पॉलिसी के अंदर क्या बोला है कि अगर अगर हमारे वहाँ पे कोई इलीगल माइग्रेंट होके आया विदाउट एनी परमिशन तो हम उसको जगह नहीं देंगे। लेकिन माइग्रेंट कैसे आया, माइग्रेंट होकर कैसे आया, अगर वो बोट के माध्यम से आया तो, अगर वो बोट के माध्यम से इलीगली हमारे यहाँ पे माइग्रेंट होके आया, बराबर ना, तो हम उसको जगह नहीं देंगे, राइट। ऐसा बोला है यूके ने, राइट। ओके, इसके लिए रीज़न न्यूज़ बनी है, बराबर ना, राइट। तो अभी इसको डिटेल में देखते हैं। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको यूके का मैप दिखा लूँ फ्रेंड्स। तो यूके उसके एक्चुअली चारों तरफ है ना पानी ही पानी है, बराबर ना। देखो माइग्रेंट्स कहाँ पे कौन से देश के अंदर ज़्यादा जाते हैं कि जो लैंडलॉक कंट्री होती है, बराबर ना, जो कंट्री आसपास के अपने आसपास चारों तरफ दूसरी कोई कंट्रीज़ के बाउंड्रीज़ के साथ ही जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पे तो यूके देखो, ये यूके है, बराबर ना। यूके कौन सा है? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और ये जो नॉर्थन आइलैंड वाला पार्ट है, बराबर ना, ये पूरा क्या है? यूके है, बराबर ना। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और ये जो नॉर्थन आइलैंड वाला जो पार्ट है उस ये पूरा यूके है, बराबर ना। आइलैंड इज़ अ डिफरेंट कंट्री, बराबर ना। तो आप देख सकते हो यूके के इस तरफ पानी है, इस तरफ पानी है, इस तरफ पानी है, बराबर ना। जस्ट थोड़ा सा ये जो छोटा सा कंट्री आयरलैंड उसके साथ कनेक्टेड हुआ है, बराबर ना, राइट। अगर मैं लैंड के बारे में बात करूँ तो, लेकिन आयरलैंड से उसको कोई खतरा नहीं है, राइट। फिर भी यूके को ये पॉलिसी क्यों लानी पड़ी, बराबर ना, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया यूके क्या है, बराबर ना। वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्थन आइलैंड से बना एक देश है, बराबर, यूनाइटेड किंगडम है, बराबर ना, राइट। ओके, ओके,
अभी यूके के लिए सबसे बड़ा हेडेक ये वाली चैनल है, ये वाली जो मैं लाइन कर रहा हूँ ना रेड कलर की, बराबर ना, वो वाली चैनल है। यहाँ पे आप इस ग्राफ के द्वारा देख सकते हो कि इन 2023 as many as 2,953 people crossed the channel as of February 28, 2023। ये जो चैनल है ये यूके, ये है यूके और ये है फ्रांस, और यूके और फ्रांस को कनेक्ट करती हुई ये 30 किलोमीटर की चैनल है। ये जो चौड़ाई ना सबसे कम चौड़ाई है, यहाँ देखो बराबर ना। तो अगर आपको यूके के अंदर घुसना है बाय बोट, बराबर ना, तो सबसे कम रास्ता, सबसे छोटा रास्ता ये वाला है कि आप फ्रांस के अंदर से वाया फ्रांस होके यूके के अंदर घुस सकते हो बाय 30 चैनल। मात्र 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और आप देख सकते हो 2023 के अंदर 2 महीने के अंदर ही लगभग 3000 लोगों ने इस चैनल को क्रॉस किया है यूके के अंदर घुसने के लिए, बराबर ना, राइट। 2018 में 300 लोग, 2019 में लगभग 2000 लोग, 2020 के अंदर 9000 लोग, 2021 के अंदर 29,000 लोग और 2022 के अंदर लगभग 46,000 लोग इस चैनल के माध्यम से यूके के अंदर घुसे हैं, ऐसा यूके गवर्नमेंट बोल रहा है, बराबर ना। और इस चैनल को बोलते हैं इंग्लिश चैनल, बराबर ना। तो यूके के अंदर अगर आपको इलीगली घुसना है तो ये सबसे बड़ा, सबसे छोटा रास्ता है। आप फ्रांस से यूके के अंदर ये 30 किलोमीटर की चैनल के थ्रू जा सकते हो, बराबर ना, राइट। तो यूके ने बोला कि अगर कोई भी पर्सन इलीगली माइग्रेंट हुआ वाया दिस चैनल, बराबर ना, अगर वो पकड़ा गया तो उसको हम, भले वो रेफ्यूजी है, भले वो हमने वो 2 कन्वेंशन को साइन किया है, लेकिन हम उसको अपने देश में जगह नहीं देंगे, बराबर ना, राइट। ओके, हम उसको कहाँ पे भेज देंगे, तो हम डायरेक्टली रवांडा, यूके गवर्नमेंट के द्वारा, यूके यहाँ पे है, रवांडा यहाँ पे है, एक अफ्रीकन कंट्री है। यूके ने रवांडा के साथ पार्टनरशिप की है, एग्रीमेंट किया है कि अगर कोई इलीगल माइग्रेंट, बराबर ना, हमारे यहाँ पे आया तो हम उसको आपके वहाँ पे भेज देंगे, बराबर ना, राइट। तो यूके और रवांडा के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है, बराबर ना, राइट। तो यूके गवर्नमेंट के द्वारा क्लियरली बोला गया कि अगर वो कोई इंग्लिश चैनल के द्वारा कोई भी इलीगल माइग्रेंट पकड़ा गया, बराबर ना, तो हम उसको अपने देश में जगह नहीं देंगे, भले वो रेफ्यूजी होगा, हम उसको कहाँ पे भेज देंगे, रवांडा भेज देंगे, बराबर ना, राइट। ओके, और ये सब एक्चुअली ऋषि सुनक के द्वारा क्यों किया गया है, क्योंकि ऋषि सुनक ने 5 की एम्बिशियस प्रोमिसेस दी है, बराबर ना, यूके गवर्नमेंट को, बराबर ना, 2023 के अंदर। कौन कौन सी, कि वो एक तो इन्फ्लेशन को हाफ कर देंगे, अपने देश में अंदर जो भी महंगाई चल रही है उसको हाफ कर देंगे 2023 के अंदर। क्रिएटिंग द बेटर पेड जॉब्स, रिड्यूसिंग द नेशनल डेब्ट, कटिंग द वेटिंग लिस्ट, बराबर ना, और पासिंग द न्यू लॉज टू स्टॉप द स्मॉल बोट्स, बराबर ना। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं कि अभी यूके गवर्नमेंट के द्वारा नई पॉलिसी लॉन्च की गई है, वो इसी 5th स्टेप का पार्ट है कि उनके द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो जो स्मॉल बोट्स के द्वारा लोग इलीगली माइग्रेंट हो रहे हैं यूके के अंदर, बराबर ना, हम उसको रोकेंगे, हम उन लोगों को रवांडा भेज देंगे, बराबर ना, राइट। ओके, लेकिन अपने देश में जगह नहीं देंगे, सिंपल, बराबर ना। ओके, ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने अनवेल किया है इंडिया का पहला और वर्ल्ड का सेकंड 100% मिथेनॉल पावर्ड प्रोटोटाइप ट्रक इन बेंगलुरु। इसके बारे में बात करते हैं। देखो, न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक्चुअली इंडिया का फर्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट और वर्ल्ड का सेकंड 100% मिथेनॉल पावर्ड ट्रक बनाया गया है, और उसमें फ्यूल कौन सा यूज़ किया गया है, मिथेनॉल। ओके, आपने अभी तक ट्रक देखे हैं, उसमें कौन से फ्यूल यूज़ किया गया है, डीजल, और ये कौन सा फ्यूल है, मिथेनॉल, और वो भी कैसा, 100% मिथेनॉल, बराबर ना। देखो फ्रेंड्स, हमने करंट अफेयर्स के अंदर बहुत बार डिस्कस किया है कि अभी सरकार का मेन मकसद क्या है कि पेट्रोल के अंदर
इथेनॉल को मिक्स करना, पेट्रोल के अंदर इथेनॉल को मिक्स करना, ताकि अकेला अगर पेट्रोल यूज़ किया जाएगा तो उसका कार्बन एमिशन ज़्यादा होता है। हम पेट्रोल को इंपोर्ट करवाते हैं तो इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा होता है, बराबर ना। तो अगर हम पेट्रोल के अंदर इथेनॉल को मिक्स करेंगे तो कार्बन एमिशन भी कम होगा, इंजन की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और हमारे पेट्रोल का जो इंपोर्ट बिल है वो भी कम होगा। तो उसी तरीके से डीजल के अंदर है ना, मिथेनॉल को मिक्स करने की बात है, राइट। और ये मिथेनॉल तो हम रिसाइकल भी कर सकते हैं। कैसे? कि फॉर एग्जांपल थर्मल पावर प्लांट है कि जहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है, जो कोल की ऐश मिलती है, तो हम उसको रिसाइकल करके मिथेनॉल बना सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ कि जहाँ से कार्बन एमिशन होता है उसको हम रिसाइकल करके मिथेनॉल बना सकते हैं और हम एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। तो डीजल इंजन, डीजल के साथ मिथेनॉल मिक्स हो सकता है और पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिक्स हो सकता है, बराबर ना, राइट। तो ये जो डीजल के साथ मिथेनॉल को मिक्स करने की बात किसके द्वारा की गई? तो कि नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का नाम है मिथेनॉल कमेटी, मिथेनॉल इकोनॉमी कमेटी। नीति आयोग के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम क्या है? मिथेनॉल इकोनॉमी कमेटी। और इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर वी के सारस्वत। डॉक्टर वी के सारस्वत इस कमेटी के चेयरमैन थे, बराबर ना, राइट। तो ये नीति आयोग के द्वारा, ये मिथेनॉल इकोनॉमी कमेटी के द्वारा प्रपोजल रखा गया था कि आप डीजल के साथ मिथेनॉल को मिक्स कर सकते हो कार्बन एमिशन कम करने के लिए, डीजल के इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए और इंजन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। और ये मिथेनॉल इकोनॉमी कमेटी का रिकमेंडेशन सुन के, बराबर ना, कुछ संस्था ने उसके ऊपर रिसर्च भी चालू कर दिया था। और अभी 2-3 महीने पहले की ही बात है कि आईआईएससी बेंगलुरु के द्वारा एक रिसर्च किया गया था और इस रिसर्च को इम्प्लीमेंट किया था अशोक लेलैंड के द्वारा, अशोक लेलैंड के द्वारा। तो इन दोनों ने साथ में मिलके बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये बीएमटीसी की 10 बस के अंदर, बीएमटीसी की 10 बस के अंदर MD15 फ्यूल यूज़ किया था। कौन सा? MD15। ये MD15 का मतलब क्या होता है? M फॉर मिथेनॉल, D फॉर डीजल, और ये 15 क्या है? कि मिथेनॉल 15%। इस फ्यूल के अंदर मिथेनॉल कितना था? 15%। तो डीजल कितना होगा? 85%, बराबर ना। तो MD15 फ्यूल यूज़ किया गया था 10 बीएमटीसी बसेस के अंदर, बेंगलुरु के अंदर। और ये बसेस किसके द्वारा बनाए गए थे? अशोक लेलैंड के द्वारा। ये रिसर्च, ये फ्यूल के ऊपर रिसर्च किसने किया था? आईआईएससी बेंगलुरु के द्वारा। और ये MD15 फ्यूल बनाया था किसने? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, राइट। ये 2-3 महीने पहले की बात है। और अभी इसका एडवांस वर्जन आया है कि आईआईएससी बेंगलुरु ने ही रिसर्च किया है, अशोक लेलैंड ने ही अपने ट्रक के अंदर ये फ्यूल को यूज़ किया है। लेकिन फ्यूल कौन सा है? 100% मिथेनॉल, 15% नहीं, 100% मिथेनॉल वाला फ्यूल यूज़ किया गया है। और वो फ्यूल भी IOCL के द्वारा बनाया गया है। अशोक लेलैंड ने बस की जगह पे कहाँ पे यूज़ किया है इसको? ट्रक के अंदर। ये प्रोटोटाइप ट्रक है, इसका मतलब क्या है? अभी कॉमर्शलाइज नहीं किया गया है, बराबर ना। तो राइट, तो आइडिया किसका था? नीति आयोग का। रिसर्च किसने किया? IISc बेंगलुरु। इसके ऊपर प्रोडक्ट किसने बनाया? फ्यूल किसने बनाया? IOCL। और इम्प्लीमेंट कौन करवा रहा है अपने ट्रक और बस के अंदर? अशोक लेलैंड, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। बहुत ही सिंपल न्यूज़ है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, नितिन गडकरी ने लॉन्च किया था, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, MD15 BMTC बसेस, बराबर ना, राइट। और अभी 100% मिथेनॉल पावर ट्रक लॉन्च किया गया है। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, सिप्री रिपोर्ट के बारे में। सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री, बराबर ना। उसके बारे में बात करते हैं, बराबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है एक्चुअली, बराबर ना। ओके, देखो आप न्यूज़ पेपर की कटिंग देख सकते हो कि इंडिया रिमेन्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर विथ रशिया, फ्रांस एंड US एज द बिगेस्ट सप्लायर्स।
यूक्रेन इज़ द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर। कौन बोल रहा है? सीप्री। तो ये सीप्री, आपको ये दो हेडलाइंस देख के पता चल गया होगा कि ये सीप्री, ये संस्था का रिपोर्ट है वो कौन से किसके ऊपर है कि दुनिया के अंदर कौन आर्म्स को इंपोर्ट करता है और कौन आर्म्स को एक्सपोर्ट करता है, कौन वेपन्स को इंपोर्ट करता है, कौन वेपन्स को एक्सपोर्ट करता है, इसके बारे में वो डेटा ट्रैक करती है। ये संस्था का काम क्या है कि दुनिया के अंदर जो वेपन्स की खरीदारी कौन सबसे ज़्यादा करता है, कौन सबसे ज़्यादा सेलिंग करता है, इसके ऊपर वो ध्यान रखता है ये संस्था, बराबर ना, सीप्री। और इस संस्था के अकॉर्डिंग दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा वेपन खरीदने वाली देश कौन से हैं? इंडिया, भारत। और सबसे ज़्यादा वेपन्स बेचने वाले देश कौन से हैं? रसिया, फ्रांस और यूएस, बराबर ना, बिगेस्ट सप्लायर्स हैं। ओके, तो इस रिपोर्ट के बारे में देखते हैं। ओके, अगर मैं इस संस्था के बारे में बात करूं तो ये संस्था 1966 के अंदर एस्टैब्लिश हुई थी। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट विच इज़ डेडिकेटेड टू रिसर्च इनटू द कॉन्फ्लिक्ट, armaments, arms control and disarmament. It provides a data analysis and recommendations based on the open sources to the policy makers, researchers, media and the interested public, बराबर ना। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सोलना के अंदर। उसके डायरेक्टर है डैन स्मिथ, राइट। और उसके फाउंडर्स हैं टेग और अल्वा, बराबर ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है, इसके लिए रिपोर्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बराबर ना, राइट। ओके, इस रिपोर्ट के अंदर सबसे आश्चर्यजनक बाबत और सबसे एक्साइटेड बाबत कौन सी है? यूक्रेन। यूक्रेन वेपन्स इंपोर्ट्स जम के बारे में बात करते हैं। जो यूक्रेन, आपको पता ही है, रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, बराबर ना। तो जो यूक्रेन, अब देखो यहाँ पे इसका ग्राफ दिया है कि 2014 के अंदर उसका जो वेपन का इंपोर्ट था ना, वो ऑलमोस्ट ज़ीरो था। अब जीरो देखो, यहाँ पे 2017 तक ज़ीरो, ऑलमोस्ट ज़ीरो, जो $0 मिलियन के आसपास ही है, बराबर ना। 2018 के अंदर लगभग 50 या 100 मिलियन डॉलर के आसपास पहुँचा होगा, बराबर ना, उसका वेपन का इंपोर्ट। 2021 तक ये ग्राफ ऐसा ही रहा, ऑलमोस्ट $0 मिलियन का उसका इंपोर्ट है। मतलब वो बहुत ही कम वेपन की खरीदारी करता था यूक्रेन। लेकिन जैसे ये वॉर का सिचुएशन आया, आप उसके वेपन के इंपोर्ट्स देखो कितने बढ़ गए हैं। 2022 के अंदर उसने टोटल 2600 से 2700 मिलियन डॉलर के, आप यहाँ पे देख सकते हो, $2.64 बिलियन के वेपन को उसने इंपोर्ट किया था। और ज़्यादातर वेपन उसने कहाँ से इंपोर्ट किया था? यूएस से इंपोर्ट किया था। तो आप सोच सकते हो ये रसिया और यूक्रेन के वॉर के अंदर यूएस को कितना बड़ा फ़ायदा हो गया, बराबर ना। वो यूएस जो यूक्रेन को बोलता है कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन वो कैसे साथ में है? उसको यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। उसको जैसे जितना ही ये युद्ध जितना लंबा खींचेगा, उतना सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा है? यूएस को हो रहा है, बराबर ना, राइट। तो ये 2022 का जो रिपोर्ट आया है वो एक्चुअली 2018 से 2022 के अंदर अलग अलग कंट्रीज़ के जो वेपन्स इंपोर्ट्स और वेपन एक्सपोर्ट्स का क्या सिचुएशन है उसके बारे में रिपोर्ट दे रहा है। तो आप देख सकते हो 2022 के अंदर यूक्रेन का क्या हाल है, बराबर ना। जो यूक्रेन अभी तक आर्म्स इंपोर्ट ही नहीं करवाती थी, उस यूक्रेन ने $2.64 बिलियन का आर्म इंपोर्ट करवाया 2022 के अंदर, बराबर ना, राइट। और उसमें सबसे मेजर इंपोर्टर कहाँ से किया है? यूएस से किया है। ओके, तो ये बात इस रिपोर्ट के अंदर हाईलाइटेड हुई है, बराबर ना। ओके, उसके अलावा आप ये ग्राफ के अंदर देख सकते हो कि भाई दुनिया के अंदर जितने भी आर्म एक्सपोर्टर्स है, जो बड़े बड़े आर्म एक्सपोर्टर्स देश है, बराबर ना, उसमें आप देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर 100 वेपन बिकते हैं दुनिया के अंदर, 100 वेपन एक्सपोर्ट होते हैं, तो उसमें से 40 वेपन तो कौन एक्सपोर्ट करता है? यूएस। रसिया का शेयर कितना परसेंट है? 16%। फिर फ्रांस थर्ड नंबर पे 11%, फिर चाइना फोर्थ नंबर पे 5.2% और फिर जर्मनी 4.2%। ये जो रिसेंट डेटा है सीपरी का, बराबर उसका ग्राफ है 2018 से 2022 की मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, बराबर ना। ये 4 साल के बीच में सबसे ज़्यादा आम किसने एक्सपोर्ट किया? यूएस। सेकंड नंबर पे रसिया है, थर्ड नंबर पे फ्रांस है। तो आप सोचो कि अगर दुनिया के अंदर युद्ध हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा है? यूएस को हो रहा है। यूएस तभी, जब भी कोई दो देश के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो वो बीच में किसी न किसी के
साथ दे के किसी न किसी को भड़का के वो युद्ध लेंदी करता है, ताकि उसका मेन मुनाफा वेपन्स के अंदर ही है फ्रेंड्स, बराबर ना, राइट। ये सिपरी का प्रीवियस रिपोर्ट था, जहाँ पे उसने 2013 से लेकर 2017 के बीच का जो आर्म एक्सपोर्टर का ग्राफ दिखाया था, वहाँ पे यूएस का शेयर कितना था 34%, और यहाँ पे इस बार कितना है 40%, 6% बढ़ गया है। पहले रशिया का शेयर कितना था प्रीवियस रिपोर्ट के अंदर 22%, अभी कितना था 16%, इसका 6% कम हो गया है। फ्रांस 6.7% बराबर ना, अभी इसका हो गया है 11%, इसका 4% बढ़ गया है, बराबर ना। जर्मनी पहले 5.8% था, अभी 5.2% है। तो सबसे मेजर फायदा ये 4 सालों के अंदर बराबर ना किसको हुआ है, यूएस, बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। और सबसे खराब लॉस किसको हुआ है, रशिया को, जिसका 22% शेयर था, अभी कितना हो गया है 16%, बराबर ना, ध्यान में रखने वाली बात है, बराबर ना। ओके, अगर मैं दुनिया के टॉप आर्म इंपोर्टर्स के बारे में बात करूं, बराबर ना, कि जो वेपन्स को इंपोर्ट करवाते हैं, तो उसमें टॉप पे कौन पे है, भारत, इंडिया टॉप में है, बराबर ना। दुनिया के अंदर जितना भी आर्म इंपोर्ट होता है, उसमें से 11% आर्म इंपोर्ट मात्र भारत करवाता है। 2018 से 2022 के इस टाइम पीरियड के अंदर भारत का शेयर कितना रहा है 11%, जो प्रीवियस 2013 से 2017 के बीच में कितना था 12% था। तो भारत ने 1% आम इंपोर्ट को कम किया है, जो एक बेहतरीन बाबत है। क्यों? क्योंकि भारत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के ऊपर फोकस कर रहा है, बराबर ना, राइट। सेकंड नंबर पे सऊदी अरेबिया, जो दुनिया का 9.6% आर्म्स को इंपोर्ट करवा रहा है, बराबर ना। थर्ड नंबर पे कतार, फोर्थ नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और फिफ्थ नंबर पे चाइना, बराबर ना। ये टॉप 5 आर्म इंपोर्टर्स है, बराबर ना। भारत का लास्ट ईयर के कंपैरिजन से 1% वेपन को इंपोर्ट करवाना कम हुआ है, बिकॉज ऑफ आत्मनिर्भर भारत, बराबर ना, राइट। ये ध्यान में रखने की बात है। ओके, यहाँ पे आप ग्राफ के माध्यम से देख सकते हो कि भाई सबसे ज़्यादा आम इंपोर्ट कौन करवाता है, भारत, सेकंड नंबर पे सऊदी अरेबिया, थर्ड नंबर पे इजिप्ट है, फोर्थ नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, फिफ्थ नंबर पे चाइना, बराबर ना, राइट। तो ये सिपरी रिपोर्ट है 2022 की, बराबर ना, वो आपको ध्यान में रखनी है, बराबर। दुनिया के 10 लार्जेस्ट इंपोर्टर्स इस ग्राफ के अंदर है, बराबर ना, राइट, बराबर। तो आई थिंक आपको सिपरी के रिपोर्ट के अंदर अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना, ओके। हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स ओकूस के बारे में, बराबर ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अभी रिसेंटली ओकूस न्यूक्लियर पावर सबमरीन डील हुआ है, उसके बारे में देखते हैं। ये ओकूस क्या है, आप देख सकते हो 3 पर्सन को। ये कौन है, जो बिडेन, यूएस के प्रेसिडेंट। ये कौन है, ऋषि सुनाक, यूके के प्राइम मिनिस्टर। और ये कौन है, एंथनी अल्बानीज, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर। तो ये ओकूस है ना, एक संगठन का नाम है। नाम से पता चलता है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, ये 3 कंट्री के द्वारा एक संगठन बनाया गया है, और इसका नाम क्या रखा गया है, ओकूस। और इस ओकूस के अंडर में एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन डील हुई है, उसके बारे में ये न्यूज़ है, बराबर ना। इसके बारे में देखते हैं। आप ये न्यूज़पेपर कटिंग देख सकते हो कि अभी रिसेंटली ओकूस की एक डील हुई कि यूएस और यूके एंड ऑस्ट्रेलिया एग्री ऑन न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट। Australian nuclear submarine program to cost up to $368 billion as AUKUS details unveiled in the US। ये एक दूसरी हेडलाइन है। तीसरी हेडलाइन क्या है कि ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड यूके अनवेल द AUKUS न्यूक्लियर सबमरीन प्लान्स, बराबर ना। तो ये हेडलाइंस के बारे में समझते हैं। एक्चुअली ये AUKUS डील के अंदर क्या हुआ है, उसके बारे में देखते हैं। ओके, यहाँ पे ऑकूस पैक्ट के बारे में देखते हैं, ऑकूस के डील के बारे में, बराबर ना। एक्चुअली ये डील क्या हुई है कि यहाँ पे यूएस और यूके साथ में मिलके ऑस्ट्रेलिया को एक सबमरीन प्रोवाइड करने वाला है। और ऐसी वैसी सबमरीन नहीं, कौन सी सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन। अभी न्यूक्लियर सबमरीन क्या होती है,
कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ऐसी सबमरीन कि जिसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो अपने आप पावर प्रोड्यूस कर सकता है, उसको कोई ईंधन की ज़रूरत नहीं है, बराबर, उसके अंदर कोई फ्यूल की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप को चार्ज कर सकता है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर सबमरीन्स, बराबर ना। ओके, तो यहाँ पे यूएस और यूके साथ में मिलके ऑस्ट्रेलिया को क्या दे रहे हैं? न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दे रहे हैं। यहाँ पे टोटल ये जो डील है ना, वो $368 बिलियन की डील है कि $368 बिलियन के अंदर ऑस्ट्रेलिया को 8 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मिलेगी। कौन देगा? यूएस देगा। ओके, यहाँ पे यूके क्यों है? तो यूके इस सबमरीन की डिज़ाइन करेगा। डिज़ाइन कौन करने वाला है? यूके करने वाला है। यहाँ पे एक्चुअली ये सबमरीन टेक्नोलॉजी कौन प्रोवाइड करने वाला है? यूएस प्रोवाइड करने वाला है। एक्चुअली आप देख सकते हो 368 बिलियन डॉलर के अंदर कितनी सबमरीन? 8 सबमरीन। मतलब अब एक सबमरीन की प्राइस कितनी हो गई? फॉर एग्जांपल $45 बिलियन। आप बोलोगे सर इतनी महंगी सबमरीन आती है? मैं बोलूँगा नहीं। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ ऑलरेडी एक डील करके रखी थी। फ्रांस ने बोला था कि भाई हम आपको $50 बिलियन के अंदर हम आपको 6 सबमरीन प्रोवाइड करेंगे। कितने सबमरीन प्रोवाइड करेंगे? $50 बिलियन के अंदर हम आपको कितने सबमरीन प्रोवाइड करेंगे? 6 सबमरीन। कितने डॉलर के अंदर? $50 बिलियन के अंदर, बराबर ना। एक सबमरीन कितने की हो गई? बराबर ना, तब लगभग 7-8 बिलियन की हो गई, बराबर ना, राइट। ओके, तो लेकिन ये कौन सी सबमरीन थी? डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड, बराबर ना। ओके, लेकिन बीच में यूएस और यूके ने ऑस्ट्रेलिया को क्या बोला कि अगर आपको सबमरीन ही चाहिए माय फ्रेंड, तो आप डीजल इलेक्ट्रिक क्यों ले रहे हो? हम आपको देते हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। और हम मात्र सबमरीन नहीं प्रोवाइड करेंगे, हम आपको टेक्नोलॉजी दे देंगे, हम आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर देंगे। आप फिर अपने वहाँ पे ये सबमरीन बनाना, राइट। इसके लिए इतने ज़्यादा अमाउंट की डील हुई है। यहाँ पे यूएस ने अपनी टेक्नोलॉजी ही ऑस्ट्रेलिया को दे दी है कि आप न्यूक्लियर पावर सबमरीन अपने घर पे बना सकते हो, हम आपको टेक्नोलॉजी ही प्रोवाइड करते हैं। और एक कितने डील में हुआ है? $368 बिलियन की ये डील हुई है। और इस सबमरीन्स की डिज़ाइन कौन करेगा? तो क्या यूके करेगा, राइट। तो ये यहाँ पे एक्चुअली यूएस के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या डील हुई है कि हम आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे। कब तक प्रोवाइड करेंगे? 2055 तक, राइट, 2055 तक। ओके, और 2055 तक आपको 8 सबमरीन बनानी है उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, बराबर ना, राइट। ओके, आप ज़्यादा भी बना सकते हो, लेकिन हम आपको 8 सबमरीन तक हम आपको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करेंगे हमारे एम्प्लॉय पेज के, बराबर ना। फिर आप ज़्यादा भी बना सकते हो, आप फिर अपने तरीके से बिजनेस कर सकते हो, लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी कब तक रहेगी? 2055 तक रहेगी, बराबर ना। ओके, और ऐसा भी बोला यूएस के द्वारा कि आपको अभी हम टेम्पररी बेस के ऊपर आप हमें $50 बिलियन दे दो, $50 बिलियन दे दो, हम आपको 2 सबमरीन रेडीमेड प्रोवाइड कर देंगे। 2 सबमरीन रेडीमेड प्रोवाइड कर देंगे। कब तक प्रोवाइड कर देंगे? 2030 तक, न्यूक्लियर पावर। तो अभी यूएस और यूके ने ऑस्ट्रेलिया को क्या बोला कि हम आपको न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड करेंगे, 2030 तक रेडीमेड हम बना के देंगे आपको, बराबर ना। इसके लिए आपको कितना पैसा प्रोवाइड करना है? $50 बिलियन। और बाकी का पैसा हम धीरे धीरे करके हमको दे देना, हम आपको टेक्नोलॉजी ही प्रोवाइड कर रहे हैं। और 2055 तक 8 सबमरीन जब तक आप बनाओगे, तब तक हम हमारी जो वर्किंग फोर्स है आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी कैसे ये इसको बनाना है, फिर आप अपनी तरफ से इसको बनाते रहना। इसके लिए ये ओकूस पैक के अंडर में ऑस्ट्रेलिया को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने की, बराबर ना। आई थिंक आपको ये न्यूज़ के अंदर क्लियरिटी आ गई होगी, बराबर ना। तो ऐसा यूएस और यूके के द्वारा क्यों किया गया? टू कप द चाइनाज डोमिनेंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर ऑस्ट्रेलिया अब खुद से न्यूक्लियर पावर सबमरीन बना के, बराबर ना, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर सर्विलेंस और डिफेंस कैपेबिलिटी को और इम्प्रूव करें, इसके लिए इस पैक्ट को साइन किया गया है। ओके फ्रेंड्स, ओके,
और ये जो सबमरीन है वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। ये तो आपको पता चल गया कि भाई जो नॉर्मल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती है उसमें डीजल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर पावर सबमरीन के अंदर वो अपने आप ही पावर को जनरेट कर रहा है, बराबर ना। ओके। और जो नॉर्मल सबमरीन होती है ना, वो नॉर्मली जो तोप गोले वो कहाँ से छोड़ती है, आगे से या तो फिर पीछे से, लेकिन ये वाली सबमरीन है ना वो वर्टिकली तोप गोले रिलीज़ करती है, बराबर ना। ये भी उसका एक बेनिफिट है, बराबर। ओके। यहाँ पे मैंने इस पूरे पैक्ट के बारे में आपको अच्छे से समझा लिया है कि भी किस तरीके से इस पैक्ट को एग्जीक्यूट करना है ओवर द ईयर्स। 2055 तक का ये साइन हुआ है, बराबर। टोटल $368 बिलियन का ये पैक्ट है, और उसमें से $50 बिलियन पे 2 सबमरीन्स 2030 तक ऑस्ट्रेलिया को मिल जाएगी, बराबर ना, राइट। अगर मैं ये ओकूस पैक्ट के बारे में बात करूँ, बराबर ना, तो ओकूस ऑस्ट्रेलिया यूके और यूएस पैक्ट वॉज अनाउंस ऑन 15 सितंबर 2021 विद अ फोकस ऑन द इंडो पैसिफिक रीजन, जहाँ पे चाइना का डोमिनेंस है उसको कम करना है। एज अ पार्ट ऑफ द डील यूके एंड यूएस विल हेल्प द ऑस्ट्रेलिया टू एक्वायर द न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स, बराबर ना। तब यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन थे और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन थे, बराबर ना, राइट। तब ये पैक्ट एक्चुअली साइन किया गया था, बराबर ना, ओके। अगर मैं बात करूँ कि दुनिया के अंदर मात्र 6 देशों के पास परमाणु संचालित पनडुब्बी है, मतलब न्यूक्लियर पावर सबमरीन मात्र 6 देशों के पास है, बराबर। कौन कौन से? तो यूएस के पास टोटल 68 सबमरीन है, उसमें से आउट ऑफ 68 100% सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड है, बराबर ना। यूके के पास टोटल 11 सबमरीन है, उसमें से 4 न्यूक्लियर पावर्ड है। फ्रांस के पास 8 सबमरीन है, उसमें से 4। रशिया के पास 49 सबमरीन है, उसके में से 29 न्यूक्लियर पावर्ड है, बराबर ना। उसके अलावा भारत के पास 16 सबमरीन है, उसमें से 1 न्यूक्लियर पावर्ड है। भारत के पास भी न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, बराबर ना, अच्छी बात है, राइट। तो टोटल 6 कंट्री के पास, अभी ऑस्ट्रेलिया के पास भी हो गया, टोटल 6 कंट्री के पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, बराबर ना, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली आई क्यू एयर एक संस्था का नाम है, उसके द्वारा एक वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट लॉन्च किया गया है, और ये एक्चुअली 2022 का रिपोर्ट है और ये 5th एडिशन है, बराबर ना। तो उसके बारे में देखते हैं। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट कौन सी संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? IQAir, बराबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है, ये 5th एडिशन है। तो इस संस्था के द्वारा बताया गया है कि भाई दुनिया के अंदर सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है? लाहौर। और दुनिया के अंदर सबसे पॉल्यूटेड कंट्री कौन सी है? जो कि 4, बराबर ना। तो इस न्यूज़ के बारे में देखते हैं, ओके। आप इस टेबल को देख सकते हैं कि दुनिया के अंदर टॉप 5 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी 2022 के अंदर कौन सी है? लाहौर पाकिस्तान, सेकंड नंबर पे है होतान चाइना, थर्ड नंबर पे है भिवाड़ी राजस्थान, राजस्थान के अंदर है, दिल्ली के जस्ट ऊपर, इंडिया का पार्ट है, बराबर ना। फोर्थ नंबर पे है दिल्ली, और 5th नंबर पे पेशावर पाकिस्तान, बराबर ना, राइट। और यहाँ पे ये जो बाजू में लिखा है ना वो PM 2.5 लेवल लिखा है। ये PM 2.5 क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, कोई भी कंट्री के एटमॉस्फेयर के अंदर, कोई भी कंट्री क्या, कोई भी एक छोटा सा एरिया क्यों ना हो, उसके एटमॉस्फेयर के अंदर है ना पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं। क्या होते हैं? पर्टिकुलेट मैटर्स। ये पर्टिकुलेट मैटर्स का डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और जो भी पर्टिकुलर मैटर का डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से कम है, और उस पर्टिकुलर मैटर को क्या बोलते हैं? PM 2.5। अभी आप बोलोगे सर ये 2.5 माइक्रोमीटर डायमीटर, इसकी साइज़ कितनी होती है? तो इसकी साइज़ हमारे जो बाल है ना उससे भी कम होती है। तो ये PM 2.5 अगर एटमॉस्फेयर में होगा तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? तो ये PM 2.5 अगर ज़्यादा मात्रा में एटमॉस्फेयर में है तो ये ऐसे कण हैं जिसका डायमीटर बहुत ही कम है, हमारे बाल से भी छोटा है, तो वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बहुत आसानी से चला जाता है, फिर बाद में वो हमारे लंग वगैरह को नुकसान करता है। तो वातावरण के अंदर जो कण है उसकी साइज़, उसके डायमीटर इतने छोटे नहीं होने चाहिए कि वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर वो चले जाए, बराबर ना। तो अभी ये कण छोटे कब होते हैं? जब वातावरण के अंदर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तब उनको जगह नहीं मिलती एक
फ्री में फ्लो होने की, तब उनकी साइज़ कम हो जाती है, बराबर ना, राइट। तो अगर कोई एरिया पॉल्यूटेड है कि नहीं वो कैसे पता करना है कि भाई वहाँ पे PM2.5 की मात्रा कितनी है। PM2.5 मतलब क्या कि ऐसे कण कि जिसका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से कम है, बराबर ना। तो ये PM2.5 के बारे में समझ में आया, ओके। और अभी WHO क्या बोल रहा है कि कोई भी एरिया के ऊपर जो एटमॉस्फेयर के अंदर PM2.5 है वो PM2.5 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर 5 माइक्रोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। WHO का रिकमेंडेशन क्या है कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर 5 माइक्रोग्राम से ज़्यादा PM2.5 नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपका वो एरिया पॉल्यूटेड एरिया है, ऐसा माना जाएगा, राइट। तो ये जो वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है लाहौर, वहाँ पे PM2.5 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर कितना है, 97.4 माइक्रोग्राम है, जो WHO के रिकमेंडेशन से ऑलमोस्ट 19 गुना ज़्यादा है। होतान चाइना, वहाँ पे PM2.5 1 मीटर क्यूब के एरिया के अंदर वॉल्यूम के अंदर कितना माइक्रोग्राम है, 94.3, वो भी 19 गुना ज़्यादा है, बराबर ना। हमारे भिवाड़ी के अंदर वो PM2.5 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर कितना है, 92.7, मतलब वो भी 18 गुना से ज़्यादा है WHO के रिकमेंडेशन से। हमारे दिल्ली के अंदर 92.6 है और पेशावर के अंदर कितना है, 91.8 है, बराबर ना, ओके। ये तो हमने बात की टॉप 5 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ की। अभी हम बात करते हैं टॉप 5 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री की, बराबर ना। तब अगर कंट्री की बात करें तो चाड, ये जो सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ के एटमॉस्फेयर के अंदर पर मीटर क्यूब के अंदर 89.7 माइक्रोग्राम PM2.5 है, ऑलमोस्ट 18 गुना WHO के रिकमेंडेशन से। सेकंड नंबर पे है इराक, वहाँ पे 80.1 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब PM2.5 है। थर्ड नंबर पे पाकिस्तान, फोर्थ नंबर पे बहरीन, फिफ्थ नंबर पे बांग्लादेश, और इंडिया का नंबर कौन सा है, 8th नंबर पे है वर्ल्ड लेवल पे पॉल्यूशन के मामले में। इंडिया के एटमॉस्फेयर में 53.8 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब PM2.5 है, बराबर ना। और इंडिया दुनिया के अंदर 8th सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है, बराबर ना। तो इसके बारे में ध्यान में रखना है, ओके, बराबर, ओके। अगर मैं इस रिपोर्ट के बारे में देखूँ तो यहाँ पे टोटल 131 कंट्रीज़ का सर्वे किया गया था, बराबर ना, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अंदर IQ एयर के द्वारा, बराबर ना। और उसमें से मात्र 13 कंट्रीज़ ने WHO की जो लेवल है 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब वो वाला लेवल को मेंटेन किया था, राइट। मात्र 13 कंट्रीज़, बराबर ना, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट सबसे क्लीन एनवायरनमेंट कौन सी कंट्रीज़ का है, तो ऑस्ट्रेलिया, इस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रेनेडा, आइलैंड और न्यूजीलैंड, बराबर ना। तो ये सबसे क्लीनेस्ट कंट्री में से है, बराबर ना, ओके। अगर मैं बात करूँ सिटी के बारे में, तो दुनिया के अंदर सबसे क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी कौन सी है, कैनबेरा, जो ऑस्ट्रेलिया की है। वहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एटमॉस्फेयर में पर मीटर क्यूब के वॉल्यूम के अंदर मात्र 2.8 माइक्रोग्राम है। और अगर आपको पूछा जाए दुनिया का सबसे क्लीनेस्ट जगह कौन सा है, तो एक अमेरिकन आइलैंड है गुआम करके, वहाँ पे PM2.5 का कंसंट्रेशन मात्र 1.3 है माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, बराबर ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे के बारे में, बराबर ना। उसके बारे में देखते हैं कौन सा एक्सप्रेसवे है, बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे, बराबर ना। चलो उसके बारे में देखते हैं। आप यहाँ पे न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकते हो कि बेंगलुरु टू मैसूरू कितने मिनट्स के अंदर इसको कट किया जाएगा। बेंगलुरु से मैसूरू 75 मिनट्स के अंदर पहुँचा जाएगा। एक्चुअली 3 घंटे का रास्ता था, अभी उसको 75 मिनट्स में कवर किया जाएगा इस एक्सप्रेसवे की वजह से, बराबर ना। और ये जो एक्सप्रेसवे है उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, PM मोदी जी के द्वारा, राइट। तो उसके बारे में देखते हैं।
ये एक्सप्रेस वे है, बराबर ना। अभी ये 6 लेन का है और कोई कोई लोकेशन पे 10 लेन का भी हो रहा है, बराबर ना। तो 6 से 10 लेन का ये एक्सप्रेस वे है जो बेंगलुरु और मैसूरू के बीच में का जो रास्ता है 3 घंटे का, उसको 75 मिनट्स में कवर करवा देगा, बराबर ना, राइट। ये इसका टॉप व्यू देख सकते हो आप, बराबर ना, राइट। तो इसका भी उद्घाटन किया गया पीएम मोदी जी के द्वारा, बराबर ना, राइट, ओके, बराबर ना, ओके। तो ये न्यूज़ डिस्कशन में क्यों है? तो इस एक्सप्रेसवे का जो मेन मुद्दा है, टू रिड्यूस द ट्रैफिक कंजेशन बिटवीन द बेंगलुरु एंड मैसूरू एंड अल्टीमेटली टू रिड्यूस द ट्रैवल टाइम फ्रॉम 3 आवर्स टू 75 मिनट्स, बराबर ना। पीएम मोदी विजिटिंग द इलेक्शन स्टेट कर्नाटका, बराबर, जो ये 12 मार्च को तब ये जब विजिट करने के लिए गए, बराबर ना, तब उन्होंने ये 16,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का इनोग्रेशन किया गया था, बराबर ना, बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे का, बराबर ना, राइट। टोटल 118 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस वे है, बराबर ना, राइट। 16,000 करोड़ का उसका खर्चा है, बराबर ना, राइट, बराबर ना। अगर मैं इस एक्सप्रेस वे के फीचर्स के बारे में बात करूँ, टोटल 118 किलोमीटर का लंबा ये एक्सप्रेस वे है। उसका कॉस्ट ऑफ मेकिंग द एक्सप्रेस वे कितना है? सेंट्रल गवर्नमेंट का 8,480 करोड़ है, बराबर ना, राइट। और ये जो एक्सप्रेस वे है कौन से प्रोजेक्ट के अंदर बनाए जा रहे हैं? भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर, बराबर ना, राइट। तो भारतमाला प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कि हम इंडिया के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को एफिशिएंट बनाएं। ट्रैफिक कंजेशन की वजह से जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो डिले कर रहा है अब एक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, बराबर ना, वो हम ना करें, हम हमारे टाइम को एफिशिएंटली यूज़ करें और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट हो सके, बराबर ना, ऐसा हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए हमने भारतमाला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, बराबर ना, राइट, ओके। और भारतमाला प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कौन करता है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बराबर ना, ये भारतमाला प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही है, बराबर ना, राइट। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में? वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर में है, बराबर ना, राइट। चलो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली इंडिया और भूटान उन्होंने अभी एक साथ में मिलके एक ग्राउंड स्टेशन का इनोग्रेशन किया है, उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना, राइट, ओके। अब इस न्यूज़ कटिंग को पढ़ सकते हो कि इसरो के ऑफिशियल्स और भूटान गवर्नमेंट ने साथ में मिलके इनोग्रेशन किया एक ग्राउंड स्टेशन ऑफ इंडो भूटान सैटेलाइट, राइट। इसके बारे में बात करते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये फ़ोटो के अंदर ये जो आपको हमारे जो D2H जो आप अगर फॉर एग्जांपल आप कोई एयरटेल का या तो फिर कोई किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का अगर आप डिश टीवी यूज़ कर रहे हो, बराबर ना, तो आपने ये छाता देखा होगा जो आपके टेरेस के ऊपर रखा होता है, बराबर ना। वो क्या करता है? सैटेलाइट के माध्यम से सिग्नल को रिसीव करता है और इस सिग्नल का यूज़ करके वो टीवी के अंदर पिक्चर दिखाता है, राइट। तो ये जो छाते का यूज़ होता है, बराबर, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेशन। ये ग्राउंड स्टेशन है किसका? एक पर्टिकुलर सैटेलाइट का, बराबर ना। तो यहाँ पे ऐसे एक ग्राउंड स्टेशन का इनोग्रेशन किया गया है, किसके द्वारा? इसरो के ऑफिशियल्स के द्वारा। इसरो जो हमारी स्पेस एजेंसी है और भूटान गवर्नमेंट के द्वारा। कहाँ पे? भूटान की राजधानी थिम्पू के अंदर, भूटान की राजधानी थिम्पू के अंदर। एक्चुअली ये न्यूज़ क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में देखते हैं। अब इसरो के बारे में यहाँ पे देख सकते हो, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु। 1969 के अंदर उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। उसके फाउंडर है विक्रम साराभाई और उसके जो अभी चेयरपर्सन है वो एस सोमनाथ है। तो ये ग्राउंड स्टेशन को इनोग्रेट करने के लिए एस सोमनाथ ही वहाँ पे गए थे, बराबर ना, भूटान के अंदर, ओके। अभी ये डिस्कशन में क्यों है? तो कुछ समय पहले इसरो के द्वारा भूटान के द्वारा तैयार किया गया एक सैटेलाइट जिसको बोला जाता है भूटान सेट, भूटान सेट। ये सैटेलाइट इसरो के द्वारा स्पेस के अंदर भेजा गया था। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो इसरो और भूटान ने साथ में मिलकर बनाया था और इसरो के द्वारा इसको स्पेस के अंदर छोड़ा गया था, भूटान सेट। और ये जो सैटेलाइट जो भी सिग्नल भेजेगा
वो इसरो के पास तो आएगा ही, राइट, लेकिन ये सिग्नल डायरेक्टली भूटान के पास भी पहुँचे, इसके लिए ऐसा इसका एक ग्राउंड स्टेशन भूटान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, बराबर ना। तो अभी इंडिया और भूटान के बीच का जो भी कोई संवाद होगा, बराबर ना, कोई क्रिटिकल संवाद होगा, बराबर ना, तो उसके लिए एक सैटेलाइट भेजा गया है, भूटान सेट, बराबर ना। और इस भूटान सेट के माध्यम से जितने भी इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी, वो एक ग्राउंड स्टेशन जो भूटान के अंदर एस्टेब्लिश किया गया है, वो डायरेक्टली उसके माध्यम से भूटान इसको रिसीव कर पाएगा, बराबर ना, राइट। इसके लिए इसरो ने वहाँ पे एक ग्राउंड स्टेशन का एक इनोग्रेशन किया है। आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर समझ में आ गया होगा, बराबर ना, राइट। द ग्राउंड स्टेशन ऑफ द जॉइंटली डेवलप्ड इंडिया भूटान सैटेलाइट हैज़ बीन इनोग्रेटेड इन द थिम्पू, ये जो कैपिटल सिटी है भूटान की, वहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया, बराबर ना, राइट। अगर मैं भूटान की बात करूँ फ्रेंड्स, तो भूटान यहाँ पे है। भूटान कहाँ पे है? यहाँ पे, बराबर ना। ये नेपाल और भूटान के बीच में हमारा एक सिक्किम आता है, बराबर ना, राइट। तो चाइना और इंडिया के बीच में एक बैरियर के तरीके से है भूटान, बराबर ना। तो भूटान ने हमने बहुत ही एक अच्छा फ्रेंड बना के रखा है, क्योंकि चाइना को अगर हम इंडिया के अंदर नहीं घुसने देना है तो हमको भूटान के साथ अच्छी रिलेशनशिप रखनी पड़ेगी, बराबर ना, राइट। तो हमने भूटान को बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ के रखा है और हम भूटान को बहुत ही फ्रीक्वेंटली मदद करते हैं और इसी का ही एक पार्ट है, बराबर ना, राइट, ओके। ये ग्राउंड स्टेशन क्या करेगा उसके बारे में देखते हैं कि इट इज़ अ ग्राउंड बेस्ड फैसिलिटी दैट हेल्प्स टू कम्युनिकेट विद एंड रिसीव द इन्फॉर्मेशन सेंड बाय द सैटेलाइट, बराबर ना। सैटेलाइट जो भी इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा वो रिसीव कर पाएंगे भूटान, बराबर ना, क्योंकि भूटान का सैटेलाइट है, बराबर ना। तो उसको डायरेक्टली बार बार भारत के साथ संपर्क ना करना पड़े, वो डायरेक्टली अपने सैटेलाइट की इन्फॉर्मेशन खुद कैप्चर कर सके, बराबर ना। तो इसके लिए इस ग्राउंड स्टेशन वहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है, बराबर ना, राइट, ओके। ये किस तरीके से ग्राउंड स्टेशन काम करता है इसके बारे में मैं यहाँ पे जस्ट टीवी सिग्नल जो हम D2H हम यूज़ करते हैं, बराबर, इसका एग्जांपल देखें मैंने यहाँ पे जस्ट आपको बताया है, बराबर ना। सिंपल सैटेलाइट के माध्यम से वो जो सैटेलाइट सिग्नल देता है वो रिसीव करता है। देखो, इसरो हमारा सोर्स फैसिलिटी है, वो यहाँ पे सैटेलाइट को सिग्नल देगा, सैटेलाइट वहाँ पे काम करेगा और वो भी इंफॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड करना चाहेगा वो कहाँ पे आएगा? ग्राउंड स्टेशन के ऊपर, बराबर ना, राइट, ओके। देखो, आप यहाँ से एकदम क्लियरली समझ पाओगे कि सोर्स ग्राउंड स्टेशन कौन है? इसरो। वो सैटेलाइट को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, उस तरीके से सैटेलाइट काम करेगा कि सैटेलाइट कुछ इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट करके भूटान को पहुँचाएगा, बराबर ना, डेस्टिनेशन ग्राउंड स्टेशन को, सिंपल, बराबर ना, ओके। ओके, अभी तक भूटान ने 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, बराबर ना। और भूटान का जो पहला सैटेलाइट था 2018 के अंदर, वो भी हमने लॉन्च किया था, भूटान 1, बराबर ना, राइट। PSLV C54 रॉकेट से हमने लॉन्च किया था, बराबर ना, राइट। तो ये जस्ट आपको ध्यान में रखना है। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। एक्चुअली अटल इनोवेशन मिशन ने अभी एक डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है। उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? ATL सारथी, ATL सारथी। सबसे पहले समझना है ये ATL क्या है। तो ये ATL है फ्रेंड्स, अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल टिंकरिंग लैब्स। अगर मैं आज से 10 साल पहले की बात करूँ तो स्कूल्स के अंदर बेसिक नॉलेज लेबोरेटरीज़ के अंदर कंप्यूटर का प्रोवाइड किया जाता था, और आज का ज़माना क्या है कि स्कूल्स के अंदर लेबोरेटरीज़ के अंदर बेसिक नॉलेज, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोग्राम कोडिंग, ऐसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में चिल्ड्रंस को ज्ञान देना। और ये सब ज्ञान देने के लिए एक लेबोरेटरी चाहिए, और ऐसी लेबोरेटरी को क्या बोलते हैं? अटल टिंकरिंग लैब। तो ये अटल टिंकरिंग लैब हर एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एस्टैब्लिश करना है, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव है। और ये अटल टिंकरिंग लैब्स जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में स्टूडेंट्स को ज्ञान दे, ऐसी लैब्स एस्टैब्लिश करने के लिए फंडिंग कौन प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट स्कूल्स को? तो अटल इनोवेशन मिशन फंडिंग प्रोवाइड करता है। ये अटल इनोवेशन मिशन कौन सी संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बराबर ना, राइट। तो ये अटल इनोवेशन मिशन वो हर एक स्कूल को
1 लाख रुपया प्रोवाइड करती है ताकि वो अटल टिंकरिंग लैब्स को बना सके, उसको मेंटेन कर सके। फंडिंग प्रोवाइड किया जाता है, बराबर है, राइट। ओके, अभी ATL सारथी क्या है? तो सारथी का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन प्रोवाइड करना। तो ये जो एक डॉक्यूमेंट है जो अटल टिंकरिंग लैब्स को आगे कैसे डेवलप करना है, किस तरीके से फेस मैनर में उसका डेवलपमेंट करना है, रेगुलेशन करना है, एक डॉक्यूमेंट, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है ये ATL सारथी। किसको? गवर्नमेंट स्कूल्स को, बराबर ना, कि आपको अपनी ATLs को इस तरीके से रन करवाना है। तो ये ATL सारथी किसके तरह लॉन्च किया गया है? जिसने ये ATL लॉन्च किया है अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा। आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके फ्रेंड्स, आज की सभी न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।